नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए 8 साल में पहली बार कांग्रेसी हुए एकजुट। केंद्र के खिलाफ गहलोत पायलट, बघेल सिंहदेव गुटबाजी छोड़ साथ दिखे। आगे क्या होगी रणनीति? जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में परिवर्तन निर्देशालय ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की ओर से घंटों पूछताछ की जा चुकी है। इसके काउंटर में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। शुक्रवार को दिल्ली में महंगाई के विरोध में निकाले प्रोटेस्ट मार्च के बाद हर राज्य में इस तरह के प्रदर्शन और मार्च करने की रणनीति बनाई जा रही है, ताकि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। दोस्तों, कांग्रेस इसी महीने 9 से 15 अगस्त के बीच पद यात्रा निकालने जा रही है। हर जिले में कांग्रेसी 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकालेंगे। 1.5 महीने बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो पद यात्रा देश भर में निकाली जाएगी। इसके जरिए भी महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश होगी। दोस्तों, 2024 तक कांग्रेस की ओर से लगातार एक के बाद एक प्रोग्राम तय किए जाएंगे, जिससे सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में आसानी हो सके। इसके लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सहित देश भर के बड़े कांग्रेसी नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जगदीप धनखड़ होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति। विपक्ष की मार्गरेट एल्वा को हराया। जी हां दोस्तों, देश के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए शनिवार को हुए मतदान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ विजयी घोषित हुए। उनका मुकाबला संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा से था। धनखड़ को जहां 528 वोट मिले, वहीं आल्वा को सिर्फ 182 वोट से संतोष करना पड़ा, जबकि 15 वोट अमान्य करार दिए गए। दोस्तों, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे से शुरू हुआ चुनाव शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान 780 में से 725 सांसदों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद ही बैलेट बॉक्स को सील कर दिया गया। मतों की गिनती शाम 6 बजे शुरू हुई। कुल 725 वोट डाले गए, जिनमें से 710 वोट ही मान्य थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमित शाह के हमले पर अधीर रंजन का जवाब। ध्यान भटकाने के लिए राम नाम का हो रहा है इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कांग्रेस ने 5 अगस्त को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दिन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं अब अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया है। साथ ही बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राम नाम का सहारा ले रहे हैं। अधीर रंजन ने आगे कहा कि बीजेपी का एकमात्र हथियार राम का नाम है। अधीर रंजन ने कहा कि कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि देश और लोगों के मुद्दों को उठाना कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक, नैतिक और वैचारिक जिम्मेदारी है, क्योंकि महंगाई से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार अमृत काल के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है। अधीर रंजन चौधरी ने ANI से बात करते हुए कहा कि जब हम महंगाई और बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं तो सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए अब वह देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राम का नाम ले रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। BSNL के कर्मचारियों को केंद्र सरकार का अल्टीमेटम। कहा, सरकारी रवैया छोड़कर काम करें वरना घर जाएं। जी हां दोस्तों, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के कर्मचारियों से दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वे सरकारी रवैया छोड़कर काम करें। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी जो उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से रिटायर होने और घर जाने के लिए तैयार रहना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वैष्णव ने कथित तौर पर BSNL के 62,000 कर्मचारियों को चेतावनी दी और जारी की गई चेतावनी को लेकर उनके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हाल ही में BSNL के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज लेकर आए थे, जिसे केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, वरिष्ठ प्रबंधन के साथ एक बैठक में वैष्णव ने कहा कि आपको वह करना होगा जो आपसे अपेक्षित है, नहीं तो आप बैकअप कर लीजिए। इस पर आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों से या तो प्रदर्शन करने या रिटायर होने को कहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। अग्निपथ योजना के खिलाफ कल से शुरू होगा देशव्यापी अभियान। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने सैन्य भर्ती के लिए
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। यह अभियान पूर्व सैनिकों के संयुक्त मोर्चा और कई युवा संगठनों के सहयोग से शुरू किया जाएगा। दोस्तों, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुहिम के तहत पहला कदम उठाते हुए 7 अगस्त से 14 अगस्त तक जय जवान जय किसान सम्मेलन आयोजित होगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि इस अभियान का मकसद विवादास्पद अग्निपथ योजना के विनाशकारी परिणामों के बारे में जनता को शिक्षित करना और केंद्र को लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल करके इसे वापस लेने के लिए मजबूर करना है। योगेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर 3 कृषि कानून सख्त थे तो अग्निपथ योजना विनाशकारी है। संकट में हमारे किसानों और सैनिकों के साथ हमारे देश की रीढ़ की हड्डी टूटने का खतरा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना की तेज रफ्तार से एक क्षण में केंद्र 7 राज्यों को लिखा खत, कहा टेस्टिंग वैक्सीनेशन बढ़ाएं। जी हां दोस्तों, देश के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र सरकार ने इसे रोकने के लिए दिल्ली और 7 राज्यों को पर्याप्त जांच सुनिश्चित करने, कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने और टीकाकरण की नीति बढ़ाने के लिए कहा है। केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना को लिखे पत्र में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाले त्योहारों और बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने से कोविड-19 सहित संक्रामक रोगों में वृद्धि की आशंका उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने 5 अगस्त को लिखे पत्र में इस बात पर जोर दिया कि आरटी-पीसीआर और एंटीजन जांच की अनुशंसित हिस्सेदारी बनाए रखते हुए राज्य के सभी जिलों में पर्याप्त जांच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य को संक्रमण के प्रसार रोकने और मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अधिक मामलों और संक्रमण दर वाले जिलों की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इसरो अपने पहले SSLV लॉन्च के लिए तैयार, सैटेलाइट मार्केट पर है नजर। जी हां दोस्तों, इसरो अपने पहले SSLV लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। SSLV D1 कल सुबह यानी कि आज सुबह 9:18 पर प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। काउंटडाउन 6.5 घंटे पहले शुरू होगा। दोस्तों, स्पेस सेक्टर में बढ़ रहे कंपटीशन और कमर्शियल लॉन्चेज में पहले ही अपना लोहा मनवा चुका इसरो रविवार यानी कि 7 अगस्त को अपने सबसे छोटे लॉन्च व्हीकल का प्रक्षेपण करेगा। SSLV के जरिए इसरो EOS-02 मिशन का प्रक्षेपण भी किया जाएगा। दोस्तों, यह सैटेलाइट नई तकनीक से लैस है जो कि फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी जैसे क्षेत्र में काम करेगा। लेकिन दोस्तों, उससे महत्वपूर्ण यह है कि यह लॉन्च व्हीकल PSSLV से छोटा तो है, साथ ही इसे डिजाइन भी इस तरह किया गया है कि भविष्य में बढ़ते स्मॉल सैटेलाइट मार्केट और लॉन्च को देखते हुए यह कारगर साबित होगा, जिसमें हमारे अपने और विदेशी सैटेलाइट का प्रक्षेपण भी होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी गोल्ड से 1 जीत दूर, रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को दी पटखनी। जी हां दोस्तों, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 4 रन से हराया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। जवाब में मेजबान इंग्लैंड की टीम 6 विकेट पर 160 रन ही बना सकी। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। ऐसे में टीम इंडिया गोल्ड मेडल से अब सिर्फ 1 जीत दूर है। दोस्तों, स्मृति मंधाना के 32 गेंद में 3 छक्के और 8 चौके सहित 61 रन के अलावा जेमिमा रोड्रिग्स की नाबाद 44 रन की उपयोगी पारी की बदौलत भारत ने 5 विकेट पर 164 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। इसके बाद में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को देख लिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। स्कूल भर्ती घोटाला, पार्थ चटर्जी के भरोसेमंद नौकरशाहों पर ममता सरकार की बड़ी कार्यवाही शुरू। जी हां दोस्तों, पार्थ चटर्जी को मंत्री पद और पार्टी से बर्खास्त करने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने चटर्जी के करीबी माने जाने वाले नौकरशाहों पर प्रशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी है। इनमें से 2 नौकरशाहों को राज्य के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अनिश्चित काल के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा पर भेज दिया है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सीधे नियंत्रण में है। इन दोनों में से एक पश्चिम बंगाल सिविल सेवा कार्यकारी कार्यालय सुकांत आचार्य हैं, जो राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान और साथ ही जब वह वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे तब चटर्जी के निजी सहायक रहे थे। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आचार्य बेहाल निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर भी थे, जहां चटर्जी 2001 से तृणमूल कांग्रेस के 5 बार विधायक रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जल्द महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। अप्रैल जून तिमाही में HPCL को 10,197 करोड़ का नुकसान भरपाई के लिए कंपनियां बढ़ा सकती है दाम। जी हां दोस्तों, आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। इसकी वजह है देश की सरकारी तेल कंपनियों को हो रहा घाटा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL को वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 10,196.94 करोड़ का नुकसान हुआ। ये किसी भी तिमाही में कंपनी को हुआ सबसे
सबसे ज्यादा घाटा है। दोस्तों पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 1795 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, लेकिन दोस्तों अब बयानबाजी हो रही है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। हालांकि दोस्तों 2024 में चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहने की भी संभावनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्मी मैन अविनाश साबले ने रचा इतिहास, नेशनल रिकॉर्ड के साथ जीता 3000 मीटर स्टीपल चेज का सिल्वर। जी हां दोस्तों, स्टार एथलीट अविनाश साबले ने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शनिवार को 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा का सिल्वर मेडल भारत को दिला दिया। अविनाश ने 8 मिनट 11.20 सेकंड का समय लेते हुए पदक अपने नाम किया। दोस्तों महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले अविनाश ने निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के साथ साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। अविनाश इस स्पर्धा में कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। दोस्तों केन्या के 26 वर्षीय अब्राहम कीतिबोत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने 8.11.15 का समय लिया, जबकि केन्या के ही ओबोस सेरम ने 8 मिनट 16 सेकंड 83 को ब्रॉन्ज मेडल मिला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी राहुल गांधी से ईडी दोबारा कर सकती है पूछताछ, छापेमारी में मिले अहम दस्तावेज। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार से पूछताछ को लेकर जारी सियासी प्रदर्शन के बीच परिवर्तन निर्देशालय सोनिया गांधी और राहुल गांधी से दोबारा पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल दोस्तों इस मामले में जांच एजेंसी के हाथ नए सबूत लगे हैं, इसलिए ईडी फिर से नए सिरे से सवाल जवाब की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार यंग इंडिया और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को 2019 तक नाम मात्र की कंपनियों से फंड मिलना जारी रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि ईडी के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि यंग इंडिया और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को कथित नाम मात्र की बंद कंपनियों से फंड मिलता रहा। फरवरी 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गांधी परिवार और अन्य लोगों के खिलाफ ट्रायल रोकने की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन फंड मिलने का यह सिलसिला इसके बाद भी जारी रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वाराणसी में टेटू गुदवाना पड़ा भारी, दर्जनों युवा हुए HIV पॉजिटिव, मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ समय में युवाओं के बीच टेटू बनवाने का क्रेज काफी तेजी से बढ़ा है, लेकिन कई बार फैशन के कारण परेशानियां भी सामने आती है। दोस्तों धर्मनगरी वाराणसी में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दर्जनों युवा HIV पॉजिटिव मिले और इन सभी ने कहीं ना कहीं से टेटू बनवाया है। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग को आशंका है कि टेटू बनवाने में यूज की गई सुई के कारण यह संक्रमण फैला है। फिलहाल यह मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक वाराणसी में करीब 2 दर्जन युवा HIV संक्रमित मिले हैं। संक्रमण फैलने के बाद जब स्वास्थ्य विभाग की ओर से काउंसलिंग और जांच पड़ताल की गई तो सबके होश उड़ गए। सभी युवाओं में HIV संक्रमण के मूल 4 बड़े कारण नहीं मिले, जबकि सभी ने कहीं ना कहीं अपने शरीर में टेटू गुदवाए थे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को 90% तक यही आशंका है कि ये सभी मरीज संक्रमित सुई से टेटू गुदवाने के कारण HIV की चपेट में आए हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप बेशक डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन की पत्नी को मिली अंतरिम जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हुए हैं। दिल्ली के रावज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को अंतरिम जमानत दे दी। रावज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। इसके साथ इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिवर्तन निर्देशालय ने 18 जुलाई को पूनम जैन से पूछताछ की थी और उनके पति सत्येंद्र जैन को कथित हवाला सौदे के जरिए PMLA मामले में 30 मई को गिरफ्तार कर लिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि जैन ने साल 2011-12 और 15-16 में 4 कंपनियों की स्थापना की थी, जिनमें धन शोधन के अलावा कोई कारोबार नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन ने साल 2013 में राजनीति में आने के तुरंत बाद इन कंपनियों के निर्देशक का पद छोड़ दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान के काबुल में 2 जगह बम धमाके, 6 लोगों की हो गई मौत। जी हां दोस्तों, तालिबान के एक अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक शिया मस्जिद के पास शुक्रवार को एक गाड़ी में रखा हुआ बम फट गया, जिसमें 6 नागरिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। दोस्तों काबुल पुलिस प्रमुख के तालिबान द्वारा नियुक्त प्रवक्ता खालिद जदरान के अनुसार हमला पश्चिम काबुल में सर ए करेजा इलाके में हुआ। आशंका जताई जा रही कि आगे की रिपोर्ट आने के बाद हताहतों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
मॉडल के आइसक्रीम वीडियो एड पर मौलवियों ने कर दिया हंगामा, महिलाओं के विज्ञापन पर लगी रोक। जी हाँ दोस्तों, ईरान का एक विज्ञापन बहुत वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला आइसक्रीम खाते हुए नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, यह विज्ञापन एक आइसक्रीम कंपनी ने बनवाया था। इसमें महिला कार में बैठकर आइसक्रीम खाते नजर आ रही है। इसमें महिला ने हिजाब भी पहना हुआ है। इस विज्ञापन को लेकर ईरान में बवाल मच गया है। मौलवी इतना भड़क गए हैं कि उन्होंने आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी पर केस चलाने की बात कर डाली। बवाल मचने के बाद ईरान सरकार ने महिलाओं को विज्ञापन करने पर बैन लगा दिया है। दोस्तों, मौलवी इस एडवर्टाइज पर इतना भड़के हुए हैं कि उन्होंने आइसक्रीम कंपनी पर केस चलाने की बात कर दी। ईरान सरकार पर भी इतना दबाव बढ़ गया कि सरकार ने महिलाओं को विज्ञापन करने से ही मना कर दिया। ईरान सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने पत्र लिखकर कहा कि हिजाब नियमों के मुताबिक महिलाओं को विज्ञापन में शामिल होने की अनुमति नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप पर अब कोई नहीं देख पाएगा आपका मोबाइल नंबर। मैसेजिंग ऐप ला रही है नया फीचर। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप फोन नंबर शेयरिंग ऑप्शन नामक एक फीचर पर काम कर रहा है। यह फीचर यूजर्स को सब ग्रुप में अपना मोबाइल नंबर हाइड करने की अनुमति देगा। दरअसल दोस्तों, व्हाट्सएप एक ऐसी मैसेजिंग एप्लीकेशन है जहां आप या तो किसी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से चैट कर सकते हैं या एक समूह बनाकर बात कर सकते हैं। आप ग्रुप बनाकर लोगों को उसमें जोड़ भी सकते हैं। ऐसे में अगर कोई आपको किसी और के ग्रुप में जोड़ रहा है तो हो सकता है कि उस ग्रुप में ऐसे लोग भी हों जिन्हें आप नहीं जानते। ऐसे में आप ग्रुप के दूसरे लोगों का नंबर देख सकते हैं और वे लोग आपका। लेकिन इस फीचर की मदद से आप अपना नंबर हाइड कर सकेंगे। इस फीचर को फ्यूचर अपडेट के साथ शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, इस फीचर के बारे में जानकारी देते हुए WA बीटा इन्फो ने ट्वीट किया है और कहा है कि व्हाट्सएप एक कम्युनिटी के कुछ उप समूहों के लिए फोन नंबर हाइड करने के फीचर्स पर काम कर रहा है। ऐप के भविष्य के अपडेट में फोन नंबर शेयरिंग विकल्प देने के लिए धन्यवाद। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नियमों का उल्लंघन करने वाले एग्जाम सेंटर पर NTA करेगा कार्यवाही। जी हां दोस्तों, CUET परीक्षा को लेकर छात्रों को हुई असुविधा को लेकर NTA ने संज्ञान लिया है। NTA उन तमाम परीक्षा केंद्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला कर चुका है जिन्होंने नियमों की अनदेखी की। इस संदर्भ में NTA ने एक बयान भी जारी करके कहा है कि हमारी जांच में ये बात सामने आई कि कुछ केंद्र निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने में विफल रहे। नियमों की अनदेखी किसी भी घटना को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में परीक्षाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उन केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 6 अगस्त को होने वाली CUET 2022 परीक्षा को 53 केंद्रों पर स्थगित कर दिया है। प्रभावित उम्मीदवारों के लिए CUET UG परीक्षा 12 से 14 अगस्त के बीच फिर से आयोजित करवाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कानून के तहत शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया कदम। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अविवाहित महिलाओं को गर्भपात की अनुमति देने को लेकर कानून में बदलाव करने पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक अविवाहिता महिला को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार से वंचित करना उसकी व्यक्तिगत आज़ादी है। ऐसे में कोर्ट अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम और संबंधित नियमों की व्याख्या करेगा कि क्या अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JP पारदीवाल की पीठ ने शुक्रवार को केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को इस प्रक्रिया में अदालत की सहायता करने को कहा है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि जब कानून के तहत अपवाद प्रदान किए गए हैं तो अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए शामिल क्यों नहीं किया जा सकता। हालांकि हमें इसके लिए डॉक्टर की सलाह को तरजीह जरूर देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, JDU डूबता हुआ जहाज है। RP सिंह ने दिया पार्टी से इस्तीफा, बोले ईशा का कोई इलाज नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कभी दायां हाथ माने जाने वाले जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RP सिंह ने अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नालंदा में अपने गाँव मुस्तफापुर में इस इस्तीफे का ऐलान किया। हाल ही में जदयू ने उन्हें तीसरी बार राज्यसभा भेजने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। पार्टी के भीतर काफी समय से उपेक्षित हो रहे RP सिंह के सियासी भविष्य को लेकर सवाल खड़े ही हो रहे थे, लेकिन वो अगला कदम क्या लेंगे इस पर सबकी नजरें थी। अब उन्होंने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे की घोषणा के साथ ही उन्होंने कहा कि इस पार्टी में कुछ नहीं बचा है, वो डूबता हुआ जहाज है। हमसे चिड़े हैं तो हमसे निपटो, हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं। इत्मान समय में मुझ पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया। ये उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश थी। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद अब RP सिंह पटना पहुंचे तो तब भी उन्होंने अपनी मंशा साफ की थी। उन्होंने कहा था कि वह शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं जमीन का आदमी हूं, संगठन का आदमी हूं और संगठन में काम करूंगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में फुहारों के साथ खिली धूप, ओडिशा समेत इन राज्यों में 4 दिन भारी बारिश के आसार, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का अलर्ट। जी हां दोस्तों, मानसूनी प्रभाव के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। बारिश के कारण एक तरफ जहां लोगों को राहत मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर जल भराव समेत अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मानसून टर्फ सक्रिय है और अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में स्थित है। अगले 4-5 दिनों तक ऐसा ही रहेगा। 7 अगस्त के आसपास उत्तर पश्चिम और इससे सटे मध्य पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। वहीं दोस्तों 8 अगस्त के आसपास मध्य क्षोभ मंडल स्तरों में उत्तर प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर एक अपरूपण क्षेत्र बनने की संभावना है। इन मौसमी बदलाव के कारण 6 अगस्त को तमिलनाडु, पुडुचेरी, करलकराई, रायलसीमा में और 6 से 9 अगस्त को तेलंगाना, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, यमन, केरल और माहे में 6 से 8 तारीख के दौरान दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हां दोस्तों, भारत का नेशनल गेम अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।